नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरें आपके लिए। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। निफ्टी ने पहली बार 12,100 का लेवल किया पार। सेंसेक्स भी 41,000 के पार बंद होने में कामयाब। वहीं निफ्टी बैंक ने फिर थामी रिकॉर्ड ऊंचाई। आज ऑटो और मेटल शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला बड़ा सहारा। एयर इंडिया का नहीं हुआ डिसइन्वेस्टमेंट तो बंद करनी पड़ेगी। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का संसद में बड़ा बयान। देश के आर्थिक हालात पर राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा। आंकड़े छुपाने का लगाया आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का जवाब अब से कुछ देर में। महाराष्ट्र में विधानसभा का स्पेशल सेशन। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाए विधायकों को शपथ। कल शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे का होगा शपथ ग्रहण समारोह। जीएसटी चोरी के खिलाफ सरकार की बड़ी मुहिम। 11 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। 6 महीने से रिटर्न न भरने वालों के खाते रद्द करने की आशंका। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में बढ़ते एनपीए पर आरबीआई ने चेताया। 36 लाख से ज्यादा लोगों ने किया पिछले साल डिफॉल्ट। देश का हर दूसरा आदमी दे चुका है कम से कम एक बार रिश्वत। सबसे ज्यादा घूसखोरी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में। लोकल सर्किल्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल का बड़ा सर्वे। और 13 नैनो सैटेलाइट के साथ कॉर्टोसैट 3 ने भरी कामयाबी की उड़ान। सबसे पावरफुल कैमरे से लैस सैटेलाइट 509 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ले सकता है साफ तस्वीरें। बुलेटिन की शुरुआत संसद के साथ। संसद में आज इकोनॉमी की हालात पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गिरते जीडीपी ग्रोथ के लिए सरकार पर तीखा हमला किया। शर्मा ने कहा कि सरकार जीडीपी के वास्तविक आंकड़े छुपा रही है। असल में आर्थिक विकास की रफ्तार 3% से भी नीचे जा चुकी है। आनंद शर्मा ने इस मंदी के लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया। देश की जीडीपी निरंतर गिरती जा रही है। कारखाने बंद हो रहे हैं, रोजगार टूट रहा है, मांग टूट रही है, बाजार टूट रहे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है आम जरूरत की और आवश्यक चीजें खरीदने के लिए। सरकार भले इनकार करे, 2 मुख्य कारण हैं। एक गलत फैसला 8 नवंबर 2016 का डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी का, और दूसरा जो छोटा उद्योग है उस पे जीएसटी का। तो ये सरकार पर सीधा आरोप। मंदी के लिए क्या रहे कारण और राज्यसभा का पूरा हाल जानने के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, इकोनॉमी में बहस में बहुत सारी बातें हैं, तीखे सवाल हैं, कई आरोप लगा रहे हैं आनंद शर्मा, और क्या बातें निकल कर आई वहां पर? देखिए, ये जो बहस अभी चल रही है राज्यसभा में, इसको 3 मुद्दों से देखना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि विपक्ष ने सरकार को जो घेरा है उसके लिए सरकार के आर्थिक आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो आर्थिक आंकड़े आप पेश कर रहे हैं वो वास्तविकता से काफ़ी दूर है। जीडीपी के आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े बता रहे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। आर्थिक विकास की रफ्तार 3% से भी नीचे जा रही है, आप इसको छुपा रहे हैं। दूसरा जो हमला किया गया वो ये कि जो अलग अलग डेटा आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, जैसे रोजगार के जो सर्वे आ रहे हैं, जो कंज्यूमर कंजम्पशन के सर्वे आ रहे हैं, उन सब को आप छुपा करके जानबूझकर माहौल को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और मुद्दा जिस पर सबने घेरने की कोशिश की विपक्षी पार्टियों ने, वो था नोटबंदी को लेकर के और आनन फानन में जीएसटी लागू करने को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें 2 महत्वपूर्ण नेताओं ने जवाब देना शुरू किया था। एक थे सुरेश प्रभु, जो कि पूर्व उद्योग मंत्री हैं, और दूसरे उड़ीसा के भाजपा के सांसद। दोनों ने यह कहा, सबसे
महत्वपूर्ण बात तो है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये साइक्लिक है, यानी एक नियमित समय पर आर्थिक मंदी जो आती है वही नियमित समय पर आर्थिक मंदी आई है वो फिर चली जाएगी, लेकिन सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ जो सरकार ने जनधन योजना के तहत बैंक खाते खोले, जो सरकार ने अलग अलग सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया, उसके आधार पर सरकार अपना इन आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद यह बहस अंतिम चरण में पहुंचेगा, चूंकि अल्पकालिक चर्चा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बैठी हुई है सदन में वो इसका जवाब देंगी। वो सुनना काफी अहम होगा कि आखिर सरकार इन मुद्दों पर क्या सोचती है। जी बिल्कुल, निर्मला सीतारमण के जवाब का इंतजार होगा और वित्त मंत्री क्या कहती हैं इस पर सबकी नजर होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो लगातार बहस जारी है राज्यसभा के अंदर देश के आर्थिक हालात पर, कांग्रेस के तीखे हमले और उस पर अब सत्तारूढ़ पार्टी का बचाव जारी है। कुछ देर में वित्त मंत्री खुद सदन में स्थिति को साफ करेंगे। इधर लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। प्रश्नकाल के दौरान शशि थरूर ने कहा कि बार बार डेटा बदलने से दुनिया में हमारे डेटा की साख गिर गई है। थरूर ने डेटा कलेक्शन के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। We are facing a crisis in terms of statistical credibility worldwide. The constant revision of numbers by the government. We've seen, for example, its own chief economic advisor questioning the revision of GDP growth from 6.7% to 8.2%. We have seen an extremely great embarrassment when the revised GDP calculations based themselves on a data bank of corporations, of which 36% of the corporations were non-existent or wrongly classified. Our economic success depends on credible numbers. I would urge the government to take this challenge seriously. The headlines of the day are less important, matter much less than the credibility of the nation on the world stage. तो एक तरफ गिरती अर्थव्यवस्था की बात, गिरते जीडीपी नंबर्स की बात और ऊपर से शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जो आंकड़े हैं, जीडीपी के नंबर्स हैं, तमाम आंकड़े, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, उनकी विश्वसनीयता दुनिया में कम हो रही है। खैर जवाब क्या आता है सरकार की तरफ से वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और बड़ी बातें हुई हैं संसद के अंदर। उनमें से एक है केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को बेचा नहीं जा सका तो इसे अंततः बंद करना पड़ेगा। सरकार के लिए इसे चलाना अब संभव नहीं है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल चुकी हैं कि मार्च 2020 तक एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज संसद में एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट पर जानकारी दे रहे थे। अगर प्राइवेटाइज नहीं होगा तो उसका खर्चा चलाने के लिए कहां से आएगा? पहले हम लोग सरकार के पास जाते थे, वित्त मंत्रालय जाते थे पैसे लेने के लिए, उसको जो ऑपरेटिंग लॉस है उसको मेकअप करने के लिए। अब वित्त मंत्रालय से भी पैसा नहीं मिल रहा है, हमें बैंकों के पास जाना चाह रहा है। बैंक भी जो देंगे वो स्थिति देखिए, इस समय एयर इंडिया की स्थिति ऐसी है, इट इज अ फर्स्ट क्लास एसेट। अगर इसको बेचा जाए तो इसके लिए बिडर आएंगे। अगर हम लोग ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन ले लें कि नहीं इसको नहीं बेचना है तो उसको चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। पायलटों और एम्प्लॉइज की भी जिक्र किया मैंने कहा कि वी आर कमिटेड टू गेटिंग देम अ फेयर डील। तो हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि सरकार के लिए अब एयर इंडिया को और चलाना संभव नहीं है और इसे बेचा जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इसको बेचने की कोशिश की गई थी पहले भी, लेकिन जिस तरह की शर्तें उसके साथ रखी गई थी, कोई बिडर नहीं आया, कोई खरीदार नहीं आया। तो अब भी बड़ा चैलेंज सरकार के लिए कि अगर वो बेचना भी चाहेंगे तो क्या एयर इंडिया को इतनी आसानी से कोई खरीदार मिल पाएगा। बहरहाल अब रुख करेंगे हम बाजार का, जहां नवंबर वायदा एक्सपायरी से एक दिन पहले आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज बाजार बढ़त थामने में कामयाब रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। निफ्टी ने पहली बार 12,100 का लेवल पार करके क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स भी पहली बार 41,000 के पार बंद हुआ है। आज भी बैंक शेयरों ने आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी 150 अंकों की बढ़त लेकर नई ऊंचाई पर टिका है। आज के कारोबार का पूरा ब्यौरा देने के लिए अब हमारे साथ हैं, जी हां, सुमित मेहरोत्रा। रोज आपको बताते हैं बाजार का एक्शन। तो सुमित, बेहतरीन सेशन, दिन भर आज बाजार ने हरे निशान में काम किया, हाइलाइट्स क्या रहे आपके हिसाब से? देखिए, आज रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स बंद हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, चाहे निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, तीनों में ही आज रिकॉर्ड लेवल्स टच हुए और उसके बाद वहीं क्लोजिंग भी होते हुए दिखाई पड़ी। पहली बार 12,100 के ऊपर निफ्टी, पहली बार 41,000 के ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी बैंक 31,875 के स्तरों पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग कह सकते हैं। जितने हेवी वेट्स थे, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ, या फिर SBI जैसे शेयर जो कि डे हाई पर बंद हुए,
ICICI जो कि शुरुआती कारोबार में सपोर्ट था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन मेजरली मार्केट्स के लिए जितने बड़े हैवी वेट्स थे वो आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े और मार्केट को सपोर्ट भी कर रहे थे। एक्सपायरी से ठीक पहले मार्केट्स में खरीदारी, रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग और सभी हैवी वेट्स मिड कैप स्मॉल कैप के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक अच्छे इंडिकेशन के तौर पे इसे देखा भी जा रहा है। राइट, तो ये थी बाजार की बड़ी बातें सुमित, लेकिन हम अगर एक्शन की बात करें, आज बढ़िया दिन था बाजार के लिए, सबसे जोरदार एक्शन कहां था? देखिए, पहले निफ्टी कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात की है जहां पर आज खरीदारी थी, तो बट ऑब्वियसली बात है SBI जैसे शेयरों का नाम सबसे पहले आएगा, या फिर यस बैंक करीब 8% का उछाल, अल्ट्राटेक 3%, SBI 2.5% ऊपर और मारुति डे हाई पे बंद हुआ 2.5% का उछाल यहां पर भी देखने को मिला। निफ्टी कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो भारतीय इंफ्राटेल करीब 3% नीचे, सिप्ला 2 दिन के मूव के बाद 2.25% नीचे, L&T डे लो के थोड़ा सा पुल बैक के बाद ये बंद हुआ और ICICI बैंक करीब 1%, कल की एक तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं 1% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में उज्जीवन करीब 4.5% का उछाल, टाटा कम्युनिकेशन 14.5% चढ़ा, RBL बैंक खबरों के बीच 6% उछला और TVS मोटर भी 4.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करें तो डिश टीवी 7% नीचे, VRL करीब 6%, तेजस करीब 5% और दीवान हाउसिंग रफली 5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करें जहां पर खरीदारी थी तो F&O में आज यस बैंक करीब 8% ऊपर, उज्जीवन 4.5%, इक्विटास भी उसी की तरह करीब 5% का उछाल, TVS मोटर 4.5% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। F&O कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो उसमें वोडाफोन 1.5%, डिश टीवी 7%, NCC 4.4% और REC करीब 1.5% की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज ऑटो शेयरों में खरीदारी रही, इसमें मारुति करीब 2.5% चढ़ा, टाटा मोटर्स 1.5%, TVS 4.5% और अशोक लेलैंड करीब 1.25% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा ऑटो में इनफैक्ट मारुति डे हाई के आसपास ही बंद हुआ। मेटल स्पेस से हिंडाल्को और JSPL जो कि अब तक इस सीरीज में करीब 30% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, हिंदुस्तान जिंक 1.5% और वेदांता रफली 2.25% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी खरीदारी वेदांता के अंदर भी देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट के लिए एक ब्रॉडर बेस बाइंग का दिन था, लेकिन नजर रखनी हुई कल, क्योंकि शुरुआती कारोबार में शायद बाजार फिर से एक नया हाई हिट करे और रिलायंस अगर जरा सी तेजी और आती है तो 10 लाख करोड़ के पार पहुंचने वाली पहली कंपनी देश की बनती हुई दिखाई पड़ी कल के सत्र में। जी हाँ, नजर रहेगी कल रिलायंस पर और बाजार पर भी। कल एक्सपायरी का दिन रहेगा, क्या रिलायंस नया रिकॉर्ड बनाएगा और क्या बाजार अपना दम दिखाएगा कल। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां शिवसेना के हाथ में बागडोर तो आ गई है अब सरकार की, लेकिन कैबिनेट बंटवारा कैसे होगा बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। नीति की और इस वक्त महाराष्ट्र इस लिहाज से सबसे ज्यादा गर्म राज्य है। महाराष्ट्र में सरकार का कंफ्यूजन अब खत्म तो हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बनाने जा भी रही है। आज महाराष्ट्र विधानसभा के खास सत्र में सभी विधायकों ने शपथ ले ली है। अब नजर है इस शपथ यानी उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर। कल शिवाजी पार्क में 4 बजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक कैबिनेट में पोर्टफोलियो को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। और डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे। अभिषेक, ये बताइए कि महाअघाड़ी की सरकार तो बन रही है, लेकिन जिस चीज पर पहले बहुत लंबे लंबे दौर की बैठकें चली, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कुछ निकला नहीं, यानी कैसे होगा कैबिनेट का बंटवारा, मंत्रालयों का बंटवारा, क्या उस पर कोई बात पक्की हुई है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो पहला अपडेट ये बता दूं कि शाम को 6:40 पर शपथ समारोह शुरू होगा, यानी 4 बजे से 6 बजे का समय हो गया है। 6:40 पर शपथ शुरू होगा और उसमें कम से कम 15 लोग शपथ लेंगे। कल के शपथ समारोह में कम से कम 15 लोगों के शपथ लेने की खबर आ रही है, जिसमें हर पार्टी का कम से कम 5 नेता शपथ लेगा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के 5-5 नेता शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री जिस तरीके से ये डिसाइड हो चुका है कि उद्धव ठाकरे होंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री पद के लिए जयंत पाटिल एनसीपी की तरफ से शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 2 नाम सामने आ रहे हैं, बाला साहब थोराट और अशोक चौहान का, जो डीसीएम पद की शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पीकर को लेकर के अभी चर्चा चल रही है कि नितिन राउत
और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के नामों की चर्चा है कि इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस स्पीकर बना सकती है। तो ऐसे में इन दोनों के मंत्री बनने का सवाल नहीं उठता अगर वो स्पीकर बनते हैं तो। इस तरीके से अगर पूरा सिनेरियो देखें तो कम से कम कल 15 लोग शपथ लेंगे और जिसको लेकर के 5 बजे के बाद बैठक होगी तीनों दलों के नेताओं के बीच में, खासकर कांग्रेस एनसीपी। क्विकली ये बताइए अभिषेक कि क्या अजीत पवार को भी कोई पद देने की बात है या वो बस अब पार्टी में वापस आ गए, मिलेगा कुछ नहीं उनको? ऐसा नहीं है, उन्हें भी कल कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, कल शपथ ले सकते हैं क्योंकि वो डीसीएम थे और लगातार पारिवारिक दबाव जिस तरीके से था वो कहीं ना कहीं अजीत पवार पर भारी पड़ा और अजीत पवार को लौट के घर वापसी करनी पड़ी। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर से आवाज़ आ रही है, अजीत पवार का जो ग्रुप है जो उस समय में चला गया था शपथ समारोह के दौरान, जिस पर बाद में वो एनसीपी में आ गया, वो पूरा ग्रुप ये चाहता है कि अजीत पवार मंत्री बने और इस कैबिनेट में भी मंत्री बने। इसको लेकर के अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि अजीत पवार भी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। हालांकि फाइनल नहीं हुआ, एक नाम और भी चौंकाने वाला हो सकता है। उसमें 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। जो नए चेहरों की बात करें तो उसमें रोहित पवार का नाम आगे आ सकता है, रोहित पवार को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुनील तटकरे की बेटी को भी मंत्री बनाए जाने की अदिति तटकरे नाम है, जो कि जी क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको रोकूंगा। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि 5-5-5 यानी 15 लोग शपथ ले सकते हैं तीनों पार्टी से, 2 मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं जो आपने नाम बताया, अजीत पवार को भी जगह मिल सकती है और आप कह रहे हैं कि 2 युवा चेहरे भी आ सकते हैं। आपसे सवाल आगे पूछेंगे, तैयारी करके रखिएगा, बता के रखिएगा जानकारी जुटा के क्या आदित्य ठाकरे को भी कोई जगह मिल सकती है। लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को यह बताएंगे कि आज आवाज अड्डा में हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार चलाने में उद्धव ठाकरे को खुला हाथ मिलेगा? ये 3 पार्टियों की सरकार उतनी तरह खुल के चला पाएंगे उद्धव ठाकरे? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय जरूर दें और इस बेहद दिलचस्प डिबेट में शामिल हो आज रात 7:57 पर। और इधर अक्टूबर की गर्मी के बाद नवंबर की ठंड सबको बीमार बनाने पर तुल गई। ऐसे में आप कैसे रहें सुरक्षित, यही बताएंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। मौसम ने बदल लिए चाल, भाई मेरे सेहत संभाल, जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी सेहत का है सवाल।